चलो हम लोग को पहला राजवंश जो पढ़ना है वो पढ़ना है चेर वंश। अरे उससे बायोलॉजी में लेकिन कहाँ पर भाग रहे? तो भाई साहब नहीं आ रहे बायोलॉजी में हैं? धर्मेंद्र से तो पढ़ ही रहा है। धर्मेंद्र से कहाँ पढ़ाते हैं? हाँ तब पैसा जमा ना कर दिया था तो बोला कि पैसा जमा कर दिए हैं धर्मेंद्र सर के यहाँ। बोला तो हाँ तो बोला कि पैसा हम जमा कर दिए हैं। तो बोला कि सभी हम जमा कर दिए सर, 5,000 रुपये जमा कर रहे हैं उनका। तो आकर के धर लेता यहीं कहीं और, जरूरी थोड़ी है उनके यहाँ न पटाता तो और कहीं धर लेगा। ट्वेल्थ है, 12th में लेट करे से देरी लेगा फिर। चलो लिखो इनका स्थान जो है वर्तमान में स्थान इसका देखोगे कहाँ कहाँ मिलता है तो केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु के पास में मिलता है ना। इसका इनकी 3 राजधानियां रही हैं, बंजी, पुरुथ्रू और तोंडी। चेर वंश की राजधानी कितनी है? 3 राजधानी, बंजी है ना, पुरुथ्रू और तोंडी। क्लियर? ये 3 राजधानी रही है ना। देखो संगम युग हम लोग जब एक चैप्टर और पढ़ेंगे संगम है ना, तो कुछ वंशों को मिला करके एक जो तट पर कुछ एक सम्मेलन होता था उसको संगम कहते थे। तो संगम युग में अगर किसी वंश का सबसे ज्यादा गुणगान हुआ है वह है चेर वंश। और संगम कहाँ हुआ है? दक्षिण बड़ा भाग में है, क्यूरूर, हाँ क्यूरूरू, पुरुथ्रू लिखा क्यूरूरू है ना, और तोंडी है ना। अगर संगम युग में किसी वंश का कोई बढ़िया प्रमाण मिलता है तो वो है चेर वंश का। ऐसा बोला जाता है कि चेर राजाओं ने सबसे ज्यादा धन दौलत जो है दान करते थे, दान करते थे अशोक से भी ज्यादा। हाँ दक्षिण की बात कर रहे हैं है ना। और इनका जो प्रमाण है चेर वंश का प्रमाण रामायण और महाभारत के भी ग्रंथों में मिलता है हमको। तो सोचो कि सबसे पुराना वंश जो है दक्षिण भारत का वो कौन सा हो जाएगा? चेर वंश। क्यों? इसका प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? इसका प्रमाण मिलता है रामायण और महाभारत से। क्लियर? लिखो अगला पॉइंट कि संगम युग में सर्वाधिक गुणगान चेर वंश का हुआ है। संगम युग में सर्वाधिक गुणगान चेर वंश का हुआ है। अगला पॉइंट यही हो जाएगा कि है ना इनका वर्णन रामायण एवं महाभारत ग्रंथों से प्राप्त होता है। रामायण एवं महाभारत ग्रंथों से प्राप्त होता है। इसके संस्थापक माने जाते हैं उदयन जेरल। संस्थापक कौन माने जाते हैं? हाँ उदयन जेरल। इनका जो उपाधि है वो है आदिराज का। उपाधि कौन सा है? आदिराज। हाँ उपाधि इनको मिला है आदिराज का। प्रतापी शासक का नाम है सेन गुटवन। हाँ अधिराज, आदिराज। हाँ यह प्रतापी शासक हैं सेन गुटवन।
क्लियर। इनका एक और शासक है ना, अधिराज। अच्छा ठीक है भाई, अधिराज। इनका भी उपाधि मिला है अधिराज का ही। अगर इस वंश का हम कुछ और शासक की बात करें तो एक शासक का नाम है शैडथे। एक शासक और है, उनका नाम है से, है ना। शैडथे का मतलब होता है हाथी जैसा आंखों वाला। हाथी का आंख बड़ा होता है ना, तो हाथी जैसा आंखों वाला। चेर वंश का हमें प्रमाण भले ही बहुत कम मात्रा में मिल पाती है, लेकिन चेर वंश जितना उत्थान पर रहा है संगम युग में, है ना, उतना दक्षिण में और कोई वंश नहीं रहा है। बस भाई, दक्षिण का सबसे पुराना वंशों में कोई वंश आता है वो है चेर वंश, आंखों वाला। हाँ, हालांकि इनके प्रमाण यही दोनों चीजों से मिल पाती है, एक है रामायण और एक है महाभारत, इसीलिए इनका वर्णन कम ही मिल पाता है। सैड थे, नहीं सैड थे। क्लियर। इससे जो क्वेश्चन तुम लोग को पूछेंगे, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा है कि चेर वंश का प्रमाण कहाँ से मिल पाता है, ठीक है। हाँ, चेर वंश में, है ना, उदयन जेरल जिसकी उपाधि क्या थी, आदिराज, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है ना। और एक क्वेश्चन और पूछा है कि दक्षिण भारत का सबसे, है ना, फेमस वंश या सबसे उत्थान वाला वंश का नाम बताओ, तो वो है चेर वंश। हालांकि चेर वंश का इतिहास तुम लोग को काफी कम मात्रा में पढ़ाएंगे, क्योंकि इसका प्रमाण काफी कम मात्रा में मिल पाते हैं, है ना, लेकिन ये काफी उत्थान पर रहा है। संगम युग का सबसे बढ़िया वंश माना जाता है वो है चेर वंश। संगम युग पढ़ाएंगे क्या होता है संगम युग, जो वहां पर बहुत सारे विद्वान बैठते थे, संगम होता था, संगम मतलब मिलन, है ना। हाँ हाँ, तो मिलन, तो वहां पर मिलाप होता था, मतलब के मीटिंग होती थी दक्षिण में। वहां पे सारे धर्मों, सॉरी धर्म तो एक ही था उस समय, तो सारे वंशों के अपना अपना प्रतिनिधि भेजते थे, है ना। अब वहां पर सारे वंशों के प्रतिनिधि आते, वहां पर वाद विवाद होता, चीजें देखी जाती। उस समय जो सबसे ज्यादा विद्वान आते वो आते चेर वंश से, और सबसे फेमस विद्वान जो है चेर ही वंश के रहे हैं। क्लियर। चलिए, अगला वंश जो हम लोग पढ़ना है वो है पांड्य वंश। हाँ, तुम लोग एक मूवी देखोगे, है ना, PS1 PS2 दक्षिण में मूवी है, वो मूवी आई है PS1 PS2, उसमें तुमको पांड्य वंश का जानकारी देगा। मूवी हालांकि चोल वंश का है, उसमें चेर भी तुमको दिखेंगे, चेर वंश का लड़ाई भी दिखेगा उसमें, तुमको पांड्य वंश की लड़ाई भी दिखेंगे उसमें, चोल वंश की लड़ाई भी दिखेगा। बात समझ आया। हाँ, तो PS1 और PS2 करके एक मूवी आई है। हाँ, मूवी का नाम है PS1 पायनियर सेल्वन 1, है ना, पायनियर सेल्वन 2। हाँ, तो ये दो मूवी है, ये दो मूवी में तुमको ये तीन वंश की जानकारी अच्छे से मिल पाएगी कि पांड्य राज का क्या प्रोग्राम क्या था, है ना, चेर वंश का क्या था और चोल वंश का क्या मामला था। हालांकि मेन मूवी जो डायरेक्ट की गई है वो चोल वंश से की गई है, लेकिन उसमें पांड्य वंश का भी लोग दिखेंगे और चेर वंश के भी लोग दिखेंगे। बात समझ आई। तो अगला बढ़ते हैं हम लोग पांड्य वंश। पांड्य वंश का जो मेन जगह है वो है मदुरै। हाँ, लिखिए, अगला वंश का नाम है पांड्य वंश, है ना। जब हम दक्षिण का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर बार बार तीन वंश का नाम एक साथ लिया जाता है, चेर चोल पांड्य, है ना, ऐसे नाम लिया जाएगा, चेर चोल और पांड्य। क्लियर। तो तीन वंश का नाम हम लोग एक साथ लेते हैं। इनकी राजधानी की बात करें तो राजधानी इन्होंने रखा था मदुरै।
इनके संस्थापक की बात करते हैं तो कांडूगोन इनका संस्थापक हैं। है ना, 510 500 सॉरी से 560 से 590 560 से 590। कांडूगोन ये पहला शासक है जो चेर वंश से हट करके एक अपना राज्य स्थापित करते हैं और उसका नाम रखते हैं पांड्य वंश। पांड्य वंश से टूट करके एक और राज्य बनेगा, उसका नाम बनेगा चोल वंश। बस मई। हाँ हाँ, प्रसिद्ध शासक का नाम है नेडुजेलियन। हाँ, प्रसिद्ध शासक का नाम है नेडुजेलियन। इस प्रसिद्ध शासक नेडुजेलियन के समय एक व्यक्ति आता है, उसका नाम है हुएनसांग। तो दिमाग में रख सकते हो कि जब नेडुजेलियन दक्षिण में था तो उत्तर भारत में कौन होगा? तो उत्तर भारत में कौन होगा भाई साहब? हुएनसांग। हुएनसांग राजा था कि हर्षवर्धन है? हर्षवर्धन के समय में हुएनसांग आया था ना। तो अब हम टैली कर सकते हैं ना, है ना। तो पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि मान लो कि दक्षिण में नेडुजेलियन शासक था, तो उत्तर भारत में कौन शासक था उस समय? दक्षिण भारत में पांड्य वंश में नेडुजेलियन शासक था, तो उत्तर भारत में कौन शासन कर रहा था? हर्षवर्धन। क्योंकि दोनों का समकक्ष कौन व्यक्ति आ रहा है? हुएनसांग, है ना। तो इसी के शासनकाल में हुएनसांग ने कहाँ की यात्रा की थी? दक्षिण की यात्रा की। दक्षिण की यात्रा की तो इस वंश को एक नाम दिया। इस वंश को नाम क्या दिया? ये वंश मालकूट है। मालकूट वंश नाम दिया, सबसे अधिक प्रसिद्धि वाला। बस भाई। इसका अंतिम शासक का नाम है सुंदर पांडे। सुंदर पांड। क्लियर। उसके बाद एक महान शासक का नाम है बरगुन। बरगुन प्रथम। देखो, ये बरगुन शासक ऐसा है कि ये पूरे के पूरे चोल वंश से टकराने की हिम्मत रखता था। चोल वंश और पांड्य वंश में हमेशा युद्ध चलता था। बस भाई। इस वंश की भी जानकारी हमें 3 स्थानों से मिलती है, एक रामायण, एक पाणिनि के अष्टाध्यायी, और तीसरा किताब जो है ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। बस भाई। तो अब इससे ये भी समझ सकते हो कि ये वंश भी काफी पुराना रहा है। तब तो ये 3 किताबों में हमको जिक्र मिल रहा है ना। 3 किताब बहुत पुराने हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बीसी में लिखा गया, है ना। उसके बाद रामायण, वो भी बीसी में लिखा गया, और पाणिनि का अष्टाध्यायी, ये भी बीसी में लिखा गया। और इस किताब में इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका कहने का मतलब कि ये वंश भी काफी पुराना रहा है। और काफी पुराना नहीं रहा है, बहुत दिनों तक भी चला है। अगर हम मौर्य वंश को उठा करके देखें तो मौर्य वंश तो उत्तर में था, वो बीसी में चला था और बीसी में खत्म हो गया था। उसके बाद कुषाण वंश आए, उसके बाद फिर सातवाहन वंश आया, उसके बाद फिर, है ना, उत्तर में बहुत सारे वंश आए। उसके बाद फिर उत्तर में कौन सा वंश आया? तो गुप्ता वंश आया, है ना। गुप्ता वंश के बाद भी फिर हर्षवर्धन आए। और सोचो कि एक ऐसा वंश जो दक्षिण में एस्टेब्लिश कर रहा है, और वो बीसी से लेकर के इसका कार्यकाल है 590 तक। इसका कार्यकाल लगभग आ जाता है 610 या 600 कितना तक? 720 तक। तो ये सोच लो कि बीसी काल से उठता है एक वंश, और ये 700 वर्ष इधर भी राज कर रहा है। तो समझो कितने वर्ष राज कर रहा है? 1000 वर्षों का वंश है। 1000 वर्षों का वंश कोई है आज तक? अभी तक पढ़ाए हैं इतिहास, अभी तक में कोई 1000 वंश कोई है? कोई वंश कि 1000 वंश एस्टेब्लिश करे है? तो पांड्य वंश एक अकेला वंश था जो 1000 वर्षों तक एस्टेब्लिश किया था। मतलब एस्टेब्लिश जिंदा नहीं रहना रे, मतलब उसका वंश चलना। हाँ, उतना पीढ़ी चला 1000 वर्षों तक। अरे मौर्य वंश तो उतना बड़ा था, 1000 वर्ष तो कहाँ, 300 वर्ष नहीं टिका। 300 वर्ष भी कहाँ टिका वो। चंद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त के बाद क्या बोलते हैं, बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोक आया। अशोक के बाद तो वंश का विघटन होना शुरू हो गया, है ना।
क्लियर? सर हाँ 2099 के बाद क्या है? 766 से लेकर के, सॉरी 766 से लेकर के 810 तक इसका कार्यकाल है इसका। न्यूडेलियन का। तो सोचो कितना प्रसिद्ध वंश रहा होगा ये। बस समझ। पांड वंश में एक चीजें थी कि पांड वंश इतना बड़ा एस्टेब्लिश होने का 2-3 कारण मेन था। पांड वंश में है ना हर एक 5 वर्ष पर पूरे अधिकारियों की सभाएं होती थी। पांड वंश में है ना निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए सभाएं होती थी। पांड वंश का जो प्रशासन, कोई दिक्कत नहीं डेट से भाई, अलग अलग किताब में अलग इसका डेट से कोई लेना देना है नहीं। बस समझा? क्योंकि ये वंश बता रहे हैं ना कि 1000 वर्ष एस्टेब्लिश कर रहा है। अब हम पूछोगे सर तो आप तो पढ़ा रहे हैं कि संस्थापक है कांडूगोन, अब बता रहे हैं रामायण। हाँ सर बता रहे हैं ये सर 560 लिखाए हैं, 560 थोड़ी रामायण लिखाया था। कौटिल्य का 560 थोड़ी लिखाया था। देखो होता क्या है ना कि जैसे जैसे री एस्टेब्लिश भी होता है। जैसे तुम लोग हम पढ़ाएंगे क्या बोलते हैं ये राजस्थान के वंश से महाराणा प्रताप बोला है ना, मेवाड़ वंश, तो मेवाड़ वंश बीच में हटेगा, फिर री एस्टेब्लिश होगा, फिर हटेगा, फिर री। अब देखो मेवाड़ वंश की शुरुआत मान लो कि हुई थी है ना 700 ईस्वी के लमसम में, तो 700 ईस्वी में मेवाड़ वंश होगा, उसके पहले भी होगा, वो एस्टेब्लिश हुआ होगा बढ़िया से 700 ईस्वी में। अब वहां से हमको इतिहास मिलने शुरू हुए, कहानियां ये चलती है। लेकिन इसका इतिहास हमको ये प्रमाण और दर्शाता है कि पांड्य वंश का। लोग बोलेंगे कि सर इसका तो स्थापना यहाँ पर है, लेकिन इसका प्रमाण कहाँ मिल रहा है? रामायण। इसका प्रमाण कहाँ मिल रहा है? अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तीसरा पाणिनि का अष्टाध्यायी। अब ये 3 किताब जो है तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं 3 किताब कब लिखी गई है। जो एंशिएंट हिस्ट्री के पहले सब स्टार्टिंग में पहले बताए थे। कौटिल्य कब थे? बीसी में। रामायण कब लिखी गई? बीसी में। अष्टाध्यायी कब लिखी गई? बीसी में। और उस किताब में इस पांड्य वंश का वर्णन मिल रहा है। समझ में आ रही है? तब कहने का मतलब ये है कि ये वंश बहुत पहले से रहा होगा, बीच में री एस्टेब्लिश हुआ होगा, होने के बाद फिर हमको इतिहास जितने मिले, जितना किताब में लिखा गया है वो तो बात की बात है, इतिहास लिखा गया, लेकिन इसका प्रमाण अगर मिल पाता है रामायण में तो समझ लो कि बहुत पहले का वंश है, स्टार्टिंग से ये वंश चला रहा है, लेकिन बीच में प्रमाण इसके मिले हमको नहीं है। अब तुम लोग को बात तो बताते हैं तुम लोग को, हमने इतिहास का 10% भाग खोजा है। हमने जितने किताबें लिखी हुई है वो 10% भाग है, 90 तो मिलना बाकी है। अगर बाद इतिहास पढ़ना तो लोग 10 तो सर इतना पढ़ना पड़ता है, इतना 90 बाकी है। इससे जो एक क्वेश्चन आएगा कि निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर सभाएं होती थी। निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर सभाएं होती थी। निरंतर क्या होती थी? सभाएं होती थी। बस समझ। निरंकुशता कहने का मतलब कि राजा निरंकुश ना हो, खुश रहे नहीं। निरंकुश करने का मतलब कि है ना डिक्टेटर, मतलब सर तानाशाह नहीं हो। बस समझी? तानाशाह राजा नहीं हो। हाँ, तो राजा को कंट्रोल करने के लिए एक सभा होती थी। कौन सा वंश है जो राजा को कंट्रोल करने के लिए सभा करेगा? है आखिर चलने का रीजन तो है ना कुछ, मतलब यहां पर पहली लोकतंत्र हमको देखने को मिल रही है। पांड्य वंश में पहला क्या देखने को मिल रहा है? लोकतंत्र, है ना? बस माई। हाँ, अब हम लोग जो अगले वंश के नाम पढ़ने वाले हैं वो है चालुक्य राजवंश। चालुक्य वंश में 3 चालुक्य के बारे में बात करेंगे। हाँ, हो गया ये चालुक्य। हम लोग जब उत्तर भारत पढ़ेंगे तो वहां पर एक चालुक्य वंश और पढ़ेंगे, है ना? यहाँ पर चालुक्य वंश हम लोग दक्षिण वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ,
चालुक्य वंश जब स्टार्टिंग में होता है तो चालुक्य वंश की 3 शाखाएं बढ़ती है। कौन कौन सा चालुक्य है ना? तो पहला वंश जो है वातापी, वातापी का चालुक्य। दूसरा बादामी का चालुक्य। और तीसरा कल्याणी का चालुक्य। कल्याणी का चालुक्य। क्लियर? अगर कुछ कुछ लोग मानते हैं कि चालुक्य वंश की जाति सुलिक थी, कुछ कुछ लोग मानते हैं कि चालुक्य की जाति चप थी, है ना, जो मध्य एशिया से आए थे। तो कुछ कुछ लोग का मानना है कि नहीं, जो ये बातापी बादामी वाले लोग थे ये आए थे कहाँ से? तो ये आए थे दक्षिण से, अफ्रीका वाले इलाके से, है ना। चालुक्य वाले, सॉरी, कल्याणी वाला का मानना है कि नहीं, ये मूलतः भारत के ही रहे हैं। बस भाई, तो इनकी जाति के बारे में क्या है? विवाद है। जाति के बारे में विवाद है। तो जाति इनका एक बोलते हैं सुलीक जाति, एक बोलते हैं चप जाति। सुलीक जाति कौन बोलते हैं? तो एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है, तुम लोग को बताया है पहले इतिहासकार का नाम बहुत सारे, है ना। तो एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है नीलकंठ शास्त्री। चप जाति वाले का नाम है B.S. स्मिथ, है ना। B.S. या B.A. लिखा जाता है, बिसेंट आर्थर स्मिथ इनका नाम है ना। कहीं कहीं B.S. लिखा रहेगा, कहीं कहीं B.A. लिखा रहेगा। क्लियर? अब हम लोग तीनों को देखेंगे एक एक करके। है? हाँ, तो वो ना बतापी वाला में बेंगी और लता आएगा। बतापी वाला 2 भाग में बटेगा ना भाई। ये बतापी वाला जो है ना, ये 2 भाग में बटे हुए हैं आगे चल के, एक बेंगी और एक लता। हाँ क्लियर हो गया? अब एक एक करके हम डिफाइन करेंगे तीनों को। तो पहला है बतापी के चालुक्य, लिखिए। बतापी के चालुक्य जो है कर्नाटक में है। ये कहाँ है? कर्नाटक के इलाके में। स्थान कहाँ है इनका? कर्नाटक। क्लियर है ना। इनका जो संस्थापक माने जाते हैं, है ना, बतापी वाले का, उनका नाम है जय सिंह। क्या नाम है? जय सिंह। नहीं नहीं, हाँ, जय सिंह संस्थापक। जय सिंह, है ना। बतापी इनका राजधानी है, कल्याणी इनका राजधानी है, बेंगी इनका राजधानी है। तीनों राजधानी के नाम से अपना वंश का नाम प्रकट हो रहा है। क्लियर? अब इसके बाद जो राजा मिलते हैं वो नाम है पुलकेशिन द्वितीय। ये पुलकेशिन द्वितीय भाई साहब जो हैं, है ना, ये 3 अश्वमेध यज्ञ कराने वाले पहले राजा हैं। कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए, है ना। इनको प्रथम ना, द्वितीय को लिखा दिया यहाँ का, है ना। फिर इसके बाद इनके बारे में आते हैं तो दूसरा पॉइंट ये मिलता है, इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्लियर? हाँ, पुलकेशिन का डेट मिल जाएगा 535 से लेकर के 566 तक। पुलकेशिन से डेट मिलना शुरू हो जाएगा 535 से
566 तक। तीसरा पॉइंट है, इनके पिता का नाम है सुराग। क्या नाम है? सुराग। तो इनके बारे में 3 ही पॉइंट ज्यादा मिल पाते हैं हमको पुलकेशिन प्रथम के बारे में। अगला व्यक्ति है कृति वर्मन। हो गया। कीर्ति वर्मन के पिता है पुलकेशिन। कीर्ति वर्मन की ख्याति ये रही है कि इसने पांड वंश के 2 शासक को पराजित किया है। एक व्यक्ति का नाम है कादम्ब, एक व्यक्ति का नाम है नल। ये दोनों पांड वंश के व्यक्ति हैं और ये दोनों भी साहसी व्यक्ति थे पांड वंश में, बता चुके हैं पांड वंश, है ना। और ये दोनों को पराजित करने वाला एक व्यक्ति है, उसका नाम है कीर्ति वर्मन, है ना। अब यहां से होता है वातापी का पूर्ण निर्माण कर्ता कहा जाता है इसको। क्लियर? तो 3 क्वेश्चन आएंगे। संस्थापक जयसिंह है, वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम है, और पूछेगा पूर्ण संस्थापक। तो वास्तविक को पूर्ण मत मान लेना, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है ना। पूर्ण संस्थापक, पूर्ण संस्थापक को आते हैं कीर्ति वर्मन, इसको बोलते हैं पूर्ण निर्माण कर्ता। क्लियर? तो लिखिए इसके बारे में 3 पॉइंट। इसके पिता का नाम तो पुलकेशिन, ठीक है। हाँ, इनको पूर्ण निर्माण कर्ता कहा जाता है। और एक पॉइंट और क्या लिखा है, इसने पांड वंश के 2 शासक, कितने शासक? 2 शासक कादम्ब, नाम याद रखना, कादम्ब एवं नल को पराजित किया। क्लियर? अगले शासक का नाम है मंगलेश। मंगलेश कीर्ति वर्मन का भाई था, है ना। यहां से तुमको जो है मंगलेश से तुमको जो है अब मंदिर का निर्माण की जो ख्यातियां जो है मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि पहले बनी है, ऐसा नहीं है, बात समझ। लेकिन यहां से मंदिर का निर्माण एक जोर शोर से चलना शुरू हो जाएगा। एक राजा बनवा रहा है तो अगले राजा भी तुमको मंदिर बनवाते हुए दिखेगा। एक वंश बनवा रहा है तो तुमको अगला वंश भी मंदिर बनाते हुए दिखेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ है? दक्षिण में है ना। लिखो, यह भी प्रतापी शासक में ही आता है। 598 से लेकर के 609 तक इसका कार्यकाल है। प्रतापी शासक में ही आता है ये भी। क्लियर? दूसरा पॉइंट इसमें ये बनेगा, इसने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां? वातापी में, मतलब कर्नाटक में, है ना। कर्नाटक में कौन मंदिर है? विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। क्लियर? तीसरा क्या है? ये कीर्ति वर्मन का भाई है ना। और इसने स्वमिराज, एक गोवा का शासक था, उसका नाम था स्वमिराज। कहां का शासक है? गोवा का शासक था उस समय, है ना, उसे हराया। तो ये 3 ख्यातियां रही है इसकी, मंगलेश की। इसके बाद शासक जो आते हैं उसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। ये पुलकेशिन द्वितीय जो है, ये जो समझ लो कि हाँ, वातापी के चालुक्य का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध शासक है। तुम लोग को जब हर्षवर्धन पढ़ाए थे तो वहां पर पढ़ाए थे, हर्षवर्धन किससे हारा था? पुलकेशिन द्वितीय से हारा था ना। हाँ, लिखो, सबसे प्रतापी शासक कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। 609 से इसका कार्यकाल शुरू होता है और चलता है 642 तक, है ना।
सबसे प्रतापी शासक माना जाता है इसको। क्लियर? इसने 3 उपाधियां ली थी, सॉरी 4 उपाधियां ली थी। पहला दक्षिणापतेश्वर, ये उपाधि याद रखना, दक्षिण का पति है ना, दक्षिणापतेश्वर। दूसरा उपाधि लिया था परमेश्वर, जो उपाधि किसका था? हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन जब हारा तो परमेश्वर की उपाधि किसको मिल गया? पुलकेशिन द्वितीय को। तीसरा उपाधि है बल्लभ, बल्लभ मतलब होता है अधिक शक्तिशाली, है ना। और उसके बाद है परम भागवत, अधिक शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली परम भागवत, है ना। विष्णु का पुजारी जो भी होता था, विष्णु को मानने वाला, है ना, वैष्णव धर्म को मानने वाला, उसको एक ये वाला उपाधि अवश्य मिलता था और लेता था, है ना, परम भागवत। तुम लोग गुप्त वंश से बहुत सारा बताएं परम भागवत। दक्षिणापतेश्वर, हाँ, इसने 2 यज्ञ करवाए थे। यज्ञ का नाम था एक बहुस्वर्णा यज्ञ और एक यज्ञ का नाम था अग्निष्टोम यज्ञ, है ना। इसने 2 यज्ञ करवाए। पहला था बहु स्वर्णा यज्ञ, दूसरा अग्निष्टोम यज्ञ। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन और लिख लो कि ये हर्षवर्धन को हराने वाला पहला शासक है दक्षिण का, है ना। इसके सामंत 2 थे, एक का नाम था गंगाराज। सामंत से क्या होता है? सामंत कौन होते हैं? सामंत, सुमंत, सुमंत मतलब प्रधानमंत्री हैं। इसके 2 सामंत थे, एक गंगाराज और एक कौन था? है द्विविद, क्या नाम था उसका? द्विविद, है ना। अब देखो, अब ये हारता किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय जो है हारता है नरसिंह प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम कौन से वंश का है? पल्लव वंश का। पहलव नहीं, पहलव पढ़ा चुके हैं तुम लोग को, पल्लव वंश वाला है, बात समझी। और नरसिंह वर्मन प्रथम जो है पल्लव वंश के हैं। और ये पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद एक उपाधि लेते हैं, कौन सा कोंड? बातापी कोंड। एक क्वेश्चन आएगा, बातापी कोंड, बहुत क्वेश्चन फेमस है ये, दिमाग में ज्यादा रखना नहीं है इसको। चालुक्यों की राजधानी बातापी थी, है ना। वहां के एक शासक था पुलकेशिन द्वितीय, सबसे योग्य, सबसे पराक्रमी शासक। उसको हराते हैं कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम, जो पल्लव वंश के है ना। और उसने एक उपाधि लिया, बातापी राजधानी था। क्या ले लिया राजधानी? क्या उपाधि लिया? बातापी कोंड का। हाँ, इसके बाद जो शासक आते हैं, उस शासक का नाम है, क्या नाम है? विक्रमादित्य। क्या नाम है? विक्रमादित्य। इसने 3 वंशों को हराने की ख्याति प्राप्त है इसको। पहला चेर, चोल और पांड, तीनों को हरा करके, है ना, अपनी ख्याति जो खोई थी यहाँ पे वो वापस ले लिया। बात समझिए। और इसी के समय में अरबों का आक्रमण होता है भारत के उत्तरी भाग पर, दक्षिणी भाग पर नहीं, कहाँ? उत्तरी भाग पर। एक क्वेश्चन आ जाएगा कि इसके समय भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? अरबों का आक्रमण हुआ। ये राजमल्लों की उपाधि लेता है।
ये तीनों को हरा कर कौन उपाधि लेता है? राज मल्लों की। क्लियर? अंतिम शासक का नाम है कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय। देखो ये क्वेश्चन फेमस है ना? परमेश्वर फेमस है। परमेश्वर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि परमेश्वर जो लिया था उपाधि वो किसको हरा करके लिया था। तो दिमाग में रखना है कि उत्तर भारत का परमेश्वर कौन, किसको उपाधि मिला हुआ था? हर्षवर्धन को। उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा, उत्तर भारत का अंतिम भगवान, है ना, परमेश्वर कहते थे। और वही हर्षवर्धन को हराया था और परमेश्वर उपाधि उसको मिल गया था। ठीक है। एक उपाधि बार बार पूछता है कि नरसिंह बर्मन, सॉरी, बतापी कोंड की उपाधि किसने लिया था? तो वो लिया था नरसिंह बर्मन ने। किसको हरा करके? पुलकेशिन द्वितीय को हरा करके। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का राजा था? तो चालुक्य वंश का था, है ना। कर्नाटक में जगह है बतापी, तो कर्नाटक पर बतापी पर अधिकार किया, उसने बतापी कोंड की उपाधि ले ली। क्लियर हो गए? बतापी क्लियर? चलो अब आते हैं बेंगी पर। हाँ थोड़ा सा है बेंगी, चलो ज्यादा नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के एक छोटे से इलाके में इस वंश को एस्टेब्लिश किया गया था। सामंत मतलब समझ में आया? कुछ ही होता है। अरे हाँ, चालुक्य वंश में देखेंगे बेंगी का चालुक्य। संस्थापक कौन है इसके बेंगी के चालुक्य के? तो संस्थापक आते हैं विष्णु बर्मन, है ना। संस्थापक हैं विष्णु बर्मन। इसका जो स्थान रहा है वो रहा है बेंगी, राजधानी रहा है। देखो राजधानी ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। और बेंगी कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। क्लियर? 615 में ये वंश बना था, है ना। 615 से 630 तक कार्यकाल है। प्रतापी शासक का नाम है विजयादित्य तृतीय। इनके बारे में थोड़ा जान लेंगे बस। प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय, इनके बारे में काफी सारी कहानियां हैं, इनके बारे में जान लो। इनकी पत्नी का नाम है लोक महामाया। इसने पांडव वंश को हराया था। पांडव वंश को इसने हराया। उपाधि लिया बल्लभ का। देखो जो पांडव वंश को हराता है उसको उपाधि मिलता था ज्यादा बल्लभ को। क्लियर? इसने एक और राजा को पराजित किया जो उड़ीसा का था। आंध्र प्रदेश के बगल में कौन सी है? उड़ीसा, है ना। तो उड़ीसा के राजा था राजा गंग। राजा गंग कहां का राजा है? उड़ीसा का। हाँ पल्लव वंश को किया था है। पल्लव वंश पल्लव, पहलव, पल्लव पल्लव भी है। हाँ पल्लव को ही पांड करते हैं। नहीं कौन सी? तो पांड वंश को हरा देते हैं। अच्छा ये वाला, अच्छा ये पल्लव है। ठीक। अब इसमें लोक महामाया ने 2 मंदिर बनवाया है। एक मंदिर का नाम, इसने 2 मंदिर बनवाए इनकी पत्नी ने। एक मंदिर का नाम क्या है? दोनों मंदिर का नाम बताओ। दीपक दोनों मंदिर का नाम बता जो लोक महामाया बनवाई थी। क्या नाम है? विरूपाक्ष और त्रिलोकेश्वर। क्या नाम है? विरूपाक्ष और त्रिलोकेश्वर। ये विष्णु भगवान का मंदिर है।
और ये शंकर भगवान का मंदिर है हाँ तीनों कहाँ आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में। हाँ दोनों। देखो जितना दक्षिण में पढ़ा रहे हैं, है ना, वो दक्षिण में सबका पावर अगर देखेंगे तो जल सेना है ना, नौसेना को भी सबसे ज्यादा पावरफुल है इन लोग का। चोल वंश से पढ़ेंगे तो पूरे चोल वंश में बहुत सारे राजा दित्य, है ना, बहुत सारे राजा होंगे जो, है ना, दक्षिण में श्रीलंका तक अधिकार करेगा। बस मया कुछ कुछ राजा होंगे जो इधर सऊदी अरब में यमन वमन सोमालिया तक जीत रखा होगा। इनका नौसेना काफी अजीब मजबूत थी उस समय में। क्लियर हो गया? चार वंश क्लियर हो गए, है ना? चार वंश में पढ़े हम लोग। चालुक्य में 2 पढ़ लिए, है ना, उसके पहले पढ़े पांडव वंश और उसके पहले पढ़े चेर वंश। तो क्लियर हो गया 4 वंश। चालुक्य में एक चालुक्य और बचा हुआ है, कल्याणी के चालुक्य। क्लियर? हाँ, इसमें जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन विरूपाक्ष मंदिर वाला बहुत बार पूछ चुका है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, है ना। हाँ, प्रतापी शासक है विजयालय, ये थोड़ा ध्यान देना, विजयालय द्वितीय, है ना। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है, उड़ीसा से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आता है कि राजा गंग को पराजित करने वाला शासक कौन था, तो विजयादित्य ही थे। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। आप लोग को हम एक मैप अभी भेज देते हैं, उस मैप में, है ना, दक्षिण के वंश कहाँ सब एस्टेब्लिश है, जो आप लोग को दिख जाएगा। तो वहां पर से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा वंश हमारा जो है एस्टेब्लिश कहाँ कर रहा है। क्लियर? अभी भेज देते हूँ मैं। तुम लोग का अगला टेस्ट जो अगले सप्ताह में होगा, वो होगा क्या चीज बोलते हैं, गुप्त वंश का टेस्ट ले लिए थे, गुप्त वंश का टेस्ट लिए थे, सर पॉलिटिक्स का। ठीक है, पॉलिटी का टेस्ट तुम लोग का अगले पूरा 100 नंबर का फिर से, ठीक है। हाँ, 100 नंबर पूरा। हाँ, वैसे 100 नंबर में मिल जाता है कुछ क्वेश्चन बढ़िया से। तो ला सुन लेते हैं, ला तो जरा कूट काट लेते हैं, जरा मारेंगे, जरा बोलेंगे।